हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। 7 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है और आज है 2 फरवरी, ठीक है? तो आज जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं ये है ईवीएस का हमारा ये 3rd प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट अपनी कंप्लीट कर लिए। तो इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं सारे ही हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक? और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना वृक्ष की छाल से बनी दवा से किया जाता है, वह क्या है? मतलब वह कौन-सा इसमें से कौन-सा रोग है? ठीक है? तो पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है चिकनगुनिया, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड और चौथा ऑप्शन है हैजा। तो इस पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलेरिया। अगर हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है ये एनाफ्लीज मच्छर मादा मच्छर के काटने से होता है। मतलब मच्छर के अंदर ये नहीं होता, जैसे जो मादा मच्छर है वो जैसे किसी व्यक्ति को है, ठीक है, मलेरिया है। तो मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, रोग है। इसमें क्या होता है कि जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं, अगर मच्छर ने क्या किया एनाफ्लीज जो मादा मच्छर है वो संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तो उसके अंदर जो परजीवी मतलब प्रोटोजोआ आ जाते हैं और जब वो स्वस्थ जो व्यक्ति स्वस्थ है उसको काटते हैं तो वो जो परजीवी है मतलब प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाता है। इस प्रकार ये संक्रमण फैलता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर वाहक पूछा जाए कि मलेरिया जो है इसका वाहक कौन है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर है और इसकी जो दवा है वो दवा का नाम है कुनेन। तो कुनेन जो है ये सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इन तीनों की बात करें हम तो ये चिकनगुनिया और टाइफाइड ये भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जो ये डी ऑप्शन है हैजा ये दूषित जल पीने से होता है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऐसा कौन सा वृक्ष है जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है? इसकी जड़ें इसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुना ज़्यादा लंबी होती हैं और ज़मीन के अंदर धंसी होती हैं। वह अपने तने में पानी इकट्ठा करता है, मतलब जो वृक्ष है वो अपने तने में पानी को इकट्ठा करता है और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं पतली पाइप की सहायता से पानी को पीते हैं। तो आपको वृक्ष का नाम बताना और ये कहाँ पर पाया जाता है ये भी बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है खेजड़ी का वृक्ष जो कि राजस्थान में, दूसरा है ओक जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, नागफनी ये भी रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है और चौथा ऑप्शन है केला, ठीक है। तो अगर हम जो ये विशेषता दी गई है इसकी बात करें तो ये सारी विशेषता है रेगिस्तानी ओक की, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन जो है कई प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें ये पूछ लिया गया है, कभी कभी सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जो अपने तने में पानी को इकट्ठा करता है या स्टोर करता है, तो वो रेगिस्तानी ओक है। यहाँ भी रेगिस्तानी ओक ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं खेजड़ी वृक्ष है तो बताया गया कि राजस्थान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन करें जिसमें खाना पकाने का सही तरीका दिया गया है। तो खाना पकाने का जो प्रमुख तरीका है वो 4 तरीके आपको बताए गए हैं, तल कर, भूनकर, उबाल कर और सेक कर। कौन कौन सा तरीका है? 4 तरीके कौन से बताए गए? तल कर, भून कर, सेक कर, उबाल कर। ये 4 प्रमुख तरीके आपके खाना पकाने के हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बताई गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो पहला ऑप्शन है तल कर, भिगो कर, भून कर। तो यहाँ पर भिगो कर दिया गया है इसलिए गलत हो जाएगा। सेक कर, भून कर, तल कर, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है उबाल कर, गूंथ कर, तल कर। तो यहाँ गूंथ कर दिया गया है, गलत हो जाएगा। सेंक कर यहाँ भी गूंथ कर दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेक कर, चार कौन सा तरीका? 4 तरीके हैं, सेक कर, भून कर, तल कर और उबाल कर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन हमारा है, पसंद नापसंद चर्चा के समय किसी छात्र ने मुझसे पूछा। आपके जो क्वेश्चन है किस प्रकार पूछे जाते हैं ये देखिए आप लोग। देखिए ये डायरेक्ट नहीं दिया गया, एक कहानी के थ्रू दे दिया गया और क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं। अब बड़े क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, नहीं, बस थोड़ा सा अगर आप टॉपिक पढ़े रहेंगे ना तो आपको पूरा अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसमें पूरा पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं, बस केवल इतना ही देख लेते आप, लिंग हु फैन, ठीक है, बस आपका सही हो जाता है। ये सांप की एक डिश है, हांगकांग में खाई जाती है। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि पसंद नापसंद चर्चा के समय किसी किसी छात्र ने मुझसे पूछा, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती हम पास के होटल में जाकर लिंग हु फैन खाते हैं, या हो गया, हो नहीं होगा, हो होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। वह छात्र कहाँ का हो सकता है? तो उड़ीसा है। उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है हांगकांग और चौथा ऑप्शन है गोवा। अगर असम की बात करें तो वहाँ पर एक चावल की किस्म है बोरा, वो खाई जाती है बिहू के त्योहार पर। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है हांगकांग, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि जो हांगकांग के लोग हैं उस सांप की डिश को खाते हैं पकाकर, और जब उस डिश को कहा जाता है लिंगहू फैन। और जो गोवा के लोग हैं उन्हें नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना बहुत पसंद होता है। तो ये इनके जो हमारा थीम है भोजन, उससे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा नेफेंथीज, मतलब एक शिकारी पौधा है जिसे हम घट हिंदी में घट परड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि नेफेंथीज एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़े, मेढक आदि छोटे जीवों को अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो अगर हम नेफेंथीज की बात करें तो ये मुख्यतः 3 स्थानों पर पाया जाता है। एक तो भारत में पाया जाता है मेघालय में, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये 3 जगहों पर पाया जाता है। ये जो पौधा है ये उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ की भूमि दलदली होती है, ठीक है। और जो दलदली होती है तो वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े और मेंढक, चूहे की का शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। जब ये ज़मीन से पोषक तत्व लेते हैं नीचे से तो क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उसकी पूर्ति के लिए ये लोग शिकार करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको शिकारी पौधा कहा जाता है। अगर इनकी हम थोड़ी और चर्चा करें इस विषय में तो ये है कि ये जो पौधे होते हैं एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़ते हैं, ठीक है, जिससे कीड़े मकोड़े ये सब क्या होते हैं इसकी ओर आकर्षित होते हैं। अगर इसके आकार की बात करें तो ये घड़े के आकार का होता है और इसका मुख जो है वो एक पत्ती से ढका होता है। जब ये गंध निकालते हैं तो वो पत्ती जो है ढक्कन की तरह होता है, वो खुल जाता है। और जब इसके अंदर कोई कीड़ा या मेढक या छोटा चूहा उसके अंदर जब चला जाता है तो क्या होता है कि वो पत्ती आप मतलब खुद से ही बंद हो जाती है, मतलब ढक्कन की तरह वो बंद हो जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में पूछी जाती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन इसमें तो इस प्रकार दिया गया है और मतलब कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार इसमें अगर क्वेश्चन पूछने के दूसरा तरीका ये है, मतलब ये तो एक है ही है। इसमें क्वेश्चन एक बार इस प्रकार भी पूछा गया था कि ऐसा कौन-सा पौधा है जिसमें ऑप्शंस आपके दिए गए थे। मैंने अभी जो आपको विशेषता बताई उसी में से इसको बदल दिया गया था। जिससे मैंने आपको बताया कि ये विशेष प्रकार का गंध छोड़ता है। लेकिन उसमें दिया गया था क्वेश्चन में, मतलब प्रीवियस ईयर ही आपका क्वेश्चन है, उसमें ये दिया गया था कि वो विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है। तो जब आप पूरी टॉपिक अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी तो आप समझ पाएँगे कि हाँ, गंध निकालता है या आवाज़ निकालता है। तो अगर आवाज़, सारे ऑप्शंस आपके सही थे, बस यही थोड़ा-सा अंतर था, गंध की जगह आवाज़ दिया गया था। तो अगर आपने अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक में तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, क्योंकि हमारे देश मतलब भारत में पूछा गया तो भारत में मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ब्रेल लिपि की। तो अगर ब्रेल लिपि की बात की जाए तो क्वेश्चन आगे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पर है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि में क्या क्वेश्चन पूछा गया? ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है कि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो अगर हम ब्रेल लिपि की बात करें तो ब्रेल लिपि की जो आविष्कारक हैं वो लुई ब्रेल हैं। इनकी इनकी कहानी एक है छोटी-सी, उसमें से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ी-सी मैं कहानी आपको बताए दे रही हूँ। तो जो लुईस ब्रेल थे, इनके पिता थे कारपेंटर और इनकी छोटी-सी शॉप थी। तो जब ये 3 साल के थे तो उनके अपने जो इनके जो पिताजी थे, उनकी दुकान पर ये खेल रहे थे उनके औजारों के साथ जो लकड़ी वगैरह काटने के लिए होती है। तो औजार क्या थे? नुकीले थे और खेलते वक़्त इनकी आँख में चुभ गए। तो इन्फेक्शन की वजह से इनकी दोनों आँख की रोशनी चली गई। अब ये जो थे ये पढ़ने लिखने के बहुत इच्छुक थे। मतलब इनकी जो भले ही इनकी आँख मतलब इन्फेक्शन की वजह से आँख की रोशनी चली गई थी, लेकिन ये पढ़ना चाहते थे और वो पढ़ने के लिए अनेक नए-नए तरीके खोजते थे कि हाँ, किस प्रकार मैं बिना देखे पढ़ सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, ये ब्रेल लिपि की खोज की और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि इनके जन्म के सम्मान में। इनका जन्म भी 4 जनवरी को हुआ था, तो उसी के सम्मान में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ये छोटी-सी कहानी इनकी थी, कभी-कभी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो ब्रेल लिपि है इसमें 6 बिंदु होते हैं। जो कागज़ होता है जो इसके लिए कागज़ प्रयोग किया जाता है वो मोटा-मोटा होता है और उन मोटे कागज़ पर 6 उभरी हुई बिंदुएँ होती हैं जिसकी सहायता से जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है? पढ़ना-लिखना उसी पर सीखते हैं। अब तो कंप्यूटर में भी आ गई हैं बहुत सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी जिस प्रकार अब विकास हो रहा है, तो बच्चों जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको भी नई-नई जानकारी और ज़्यादा मतलब कि जानने में उनको मदद मिल रही है। तो ये यहाँ का जो हमारा क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? मैं जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, आप ध्यान से उसे सुनते रहिए क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जितने अच्छे से सारी चीज़ें आप रिकॉल करते रहेंगे, आपके लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन हमारा है प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और उन विकल्प को चुनिए जो सही क्रम में दिए गए हों। ठीक है? आपको यहाँ क्या करना है कि जैसे कोई फसल है बोई गई तो उसके जो जैसे फसल है बोने से लेकर तैयार होने तक के जो चरण हैं उसको क्रम में हमें लगाना है कि पहले क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि मृदा को खोदकर नम बनाना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बीज बोना। चौथा ऑप्शन दिया गया है खरपतवार हटाना और पांचवा ऑप्शन दिया गया है प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो अगर आप फसल कोई भी बीज आपको बोना है, अगर आप खेत की तैयारी कर रहे हैं बीज बोने के लिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मृदा को खोद कर उसे नम बनाएंगे। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो पहला ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे जब मिट्टी तैयार हो जाएगी तो आप बीज को बोएंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद में बीज जब बोए और अंकुरण हो गया पौधा निकल आया तो पौधे के साथ साथ में छोटे छोटे खरपतवार भी निकल आते हैं। तो उसको आप क्या करेंगे हटाएँगे। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब तीसरा क्रम हो जाएगा डी। जब खरपतवार निकाल देते हैं उसके बाद में जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी प्याज की तो आप क्या करेंगे उसको उखाड़ कर निकालेंगे। तो चौथा ये हो जाएगा और जब निकालने के बाद में उसमें सूखी-सूखी पत्तियाँ चारों तरफ लटकी होती हैं तो उन पत्तियों को आप हटाएँगे। तो ये सबसे लास्ट का ये हो गया। तो ए, सी, डी, ई और बी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसी में है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करके भी बताइएगा मुझे क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं आपको और अच्छी-अच्छी चीज़ें बताऊँ। ठीक है? तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थीम से है। ठीक है? थीम से है जिसमें हमारे 6 थीम हैं और 4 उप थीम हैं। थीम को ध्यान रखेंगे प्रकरण भी बोलते हैं। आपका एक बार क्वेश्चन बना है कि थीम ना देकर प्रकरण दे दिया गया। तो थीम क हिंदी में
प्रकरण बोलते हैं और उप थीम को उसको उप प्रकरण बोलते हैं। सब थीम को क्या बोलते हैं? उप प्रकरण बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें पूछा गया कि एकल परिवार से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है 1950 के बाद बना परिवार। दूसरा ऑप्शन है परिवार जिसमें उनके बच्चे और माता पिता हों। दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे और उनके माता पिता हों, दादा दादी। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर परिवार की बात करें तो हमारी एनसीईआरटी की बुक में 2 प्रकार के परिवार बताए गए हैं। एक बताया गया संयुक्त परिवार और एक बताया गया है एकल परिवार। संयुक्त परिवार मतलब कि एक ही परिवार में 2-3 पीढ़ी से ज़्यादा लोग हों, जैसे कि हमारे दादाजी हो गए, दादा-दादी, चाचा-चाची, ताया जी, मतलब कि मान लीजिए कि एक ही परिवार में कम से कम 20 से 25 सदस्य। वो हो गया हमारा संयुक्त परिवार जिसमें 2-3 पीढ़ी के लोग हों। एकल परिवार जिसमें माता-पिता हों और उनके अविवाहित बच्चे हों, वो होते हैं एकल परिवार। तो यहाँ एकल परिवार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1950 के बाद बना पर ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ 1950 के बाद एकल परिवार हुआ, नहीं। परिवार जिसमें बच्चे और उनके माता-पिता हों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण परिवार ये जो है, ये है संयुक्त परिवार के बारे में बताया गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये एकल परिवार से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की आज़ादी से पहले भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने किस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की? वह भारत के किस राज्य में स्थित थी? तो 1930 ईस्वी में क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, नमक बनाने पर रोक लगा दिया, मतलब खुद बनाएंगे वो, और जो नमक बाजार में मिल रहा था उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया और नमक महंगा कर दिया। तो भाई बिना नमक के तो काम चल ही नहीं सकता। अगर एक दिन नमक कम हो जाए किसी चीज़ में तो लगता है इसमें टेस्ट ही नहीं, मतलब टेस्ट बेकार लगेगा, ऐसा लगे कोई स्वाद ही नहीं। अब नमक भी महंगा कर दिए हैं, नमक भी बनाने नहीं दे रहे हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से क्या किया, इन्होंने एक यात्रा शुरू की और दांडी के समुद्र तट पर जाकर नमक बनाया और इस कानून को तोड़ा, मतलब इस कानून का विरोध जताया। तो ये यात्रा इन्होंने कहाँ से शुरू की थी? तो गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब जो जल है, थीम में हमारा जल है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, जल संरक्षण से। ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या है कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनिए। पहला क्वेश्चन है, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन है, यह पानी से अशुद्धि को फिल्टर करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह आसपास के कुएं के पानी को इकट्ठा करता है। चौथा ऑप्शन है, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। तो अगर हम जोहड़ की बात करें तो जोहड़ की जो बनावट होती है ये ढालू स्थानों पर बनाई जाती है और इसमें इसके चारों तरफ से मिट्टी के मेढ़ बनाए जाते हैं। ठीक है? मिट्टी के मेढ़ बनाए जाते हैं और चारों ओर वृक्ष लगाए जाते हैं। उसके बाद में इसमें जो वर्षा जल होता है, मतलब बरसात का जो पानी होता है उसको इसमें इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें जो इन्होंने कहा है कि ये पानी कुएं के पानी को इकट्ठा करता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये केवल वर्षा के जल को क्या करता है, इकट्ठा इसमें किया जाता है। ये नदियों से पानी इकट्ठा करता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब यहाँ कहा गया है कि दूसरे ऑप्शन में कि यह पानी से अशुद्धि को फिल्टर करता, नहीं, ये इसका काम नहीं होता है। मतलब जो जोहड़ है ये, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि केवल वर्षा जल को संरक्षण करते हैं, मतलब वर्षा के जल को इसमें इकट्ठा किया जाता है कि ज़रूरत पड़ने पर इसको प्रयोग कर सके। और ये सारी चीज़ें हम रेगिस्तानी इलाके में की जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बारिश जो है बहुत कम होती है और राजस्थान वगैरह में बनाया जाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जोहड़ के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया भी कि ये इसका जो इसकी जो संरचना है इससे भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो ध्यान से सुन लें कि ये जो है ये गोलाकार में बनाया जाता है,
ढलान वाली जगहों पर बनाया जाता है, जिससे पानी आसानी से उतरकर उसमें जोड़ में चला जाए। इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो ये इसके चारों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं और इसके मेढ़ मेढ़ बनाई जाती है, ठीक है? और वो मेढ़ जो है पक्की सीमेंट की नहीं होती है, वो मिट्टी और जो घरेलू सामान होते हैं उसी को मिलाकर मिट्टी से ही मेढ़ बनाए जाते हैं। और जब मिट्टी से बनाते हैं तो जो आसपास बगल का पानी होता है वो भी धीरे-धीरे रिसकर नीचे चला जाता है, ठीक है? तो ये इसकी संरचना हो गई और इसमें वर्षा का जल संरक्षित किया जाता है और ये समुदाय आधारित वर्षा जल संचय प्रणाली, मतलब ये नहीं कि एक ही लोग इसका पानी इस्तेमाल करेंगे, सभी लोग इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा जोहड़ से संबंधित। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि रवि ने गिलास में जल लिया, उसमें उसने साबुत एक नींबू डाल दिया, फिर वह उस पानी में खूब सारा नमक डाल देता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, तो आपने उसके मृत सागर जो कि एक झील है उसके बारे में आप सभी ने पढ़ रखा होगा, ये उसी में से क्वेश्चन आया है आपका कि जो जल से ये भी जल जो टॉपिक दिया गया है, जल थीम है, उसी से ये भी क्वेश्चन है। तो उसमें आपने मृत सागर के बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ जो मृत सागर झील है इज़राइल में है, ठीक है? तो उसका अगर 1 लीटर आप पानी लेंगे तो 300 ग्राम आपको नमक मिलेगा। जो मृत सागर है कोई भी व्यक्ति उसमें डूब नहीं सकता है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप जैसे आप बिस्तर पे लेटे होते हैं अपने घर पे, आप उसी तरह आराम से वहाँ पर जाके लेट सकते हैं। तो यहाँ भी वही कहा गया है कि रवि ने गिलास में जल लिया, उसमें उसने साबुत एक नींबू डाल दिया, फिर वह उस पानी में खूब सारा नमक डाल देता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि जल नींबू जल में डूब गया। नहीं भाई, नींबू जल में तैरने लगा, नींबू जल में 2 भागों में बँट गया, वो सेल थोड़ी है बँटेगा। नींबू गिलास के बीचों-बीच चला गया, ये भी गलत है। तो नींबू क्या है, जल में तैरने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अलबरूनी की। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यात्रा थीम से। अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अलबरूनी जहाँ से आए थे आजकल उसे उज़्बेकिस्तान कहा जाता है, ये भी सही, ये ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पूछा गया है, ठीक है? 1000 से भी ज़्यादा साल पहले आए थे भारत, ये भी सही है। उसने भारत के उस समय के तालाब के बारे में कुछ नहीं लिखा। भाई उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की है तालाब की, जो बताने के लिए कि हाँ वहाँ के तालाब कैसे बनते थे, कैसे-कैसे चीज़ें होती थी, तो यही हमारा गलत है। दूसरा क्या है कि उसने अपने किताब में भारत में तालाब बनने की तकनीकी की प्रशंसा की है, तो ये भी मतलब कि इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही गलत है और यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया और बाकी तीनों ऑप्शंस हमारे सही हैं, ठीक? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नीचे दिए गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष पर उल्टा लटक कर सोता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। उस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है और यह पूरे जीवन काल में 8 जीवन काल केवल 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो पहला ऑप्शन है लंगूर, दूसरा ऑप्शन है स्लॉथ, तीसरा ऑप्शन है चिंपांजी और चौथा ऑप्शन है पांडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्लॉथ। अगर हम स्लॉथ की बात करें तो ये इसमें जो कहा गया भालू जैसा दिखता है, हाँ ये भालू जैसा दिखता है और ये इतना आलसी जानवर है कि दिन में 24 घंटे होते, 24 घंटे में से 17 घंटे ये पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है और ये जिस पेड़ पर सोता है उसी की ही पत्ती को खाता है, ठीक है? इसकी आयु जो लगभग 40 वर्ष होती है, तो एक पेड़ पर ये 5 साल रहता है, ठीक है? और जब इसको पेड़ से ये नीचे तभी उतरता है जब इसको शौच करना होता है। तो कितना आलसी है आप सोच ही सकते हैं। अब 40 साल कोई जिया हो, केवल 8 ही पेड़ पर रह रहा है, तो भाई ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, थीम से ही हमारा ये क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, यातायात, आवास और हम चीजें कैसे बनाते हैं। दूसरा कथन है कि ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत है, कथन ये सही है और दूसरा कथन गलत है, कथन ये गलत है और कथन दूसरा सही है। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी थीम है, चाहे वो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, जल, भोजन, जितनी भी थीम और उप थीम है, सारी ही बच्चों के जीवन के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। तो और इसमें 6 थीम है, ये भी सही है। तो दोनों कथन ये, मतलब पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही हमारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। ठीक। अब सांप के बारे में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन है, वह अपने शिकार को चबा कर खाता है। गलत हो, वो निगल जाता है, चबा कर नहीं खाता है। वह अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है गलत कथन। तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन जो ये है वही आपका गलत है। इन्होंने कहा कि चबा कर खाता नहीं, सांप अपने शिकार को निगल कर खाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा बावड़ी के बारे में है। तो बावड़ियों, सीढ़ीदार कुआं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह वर्षा के पानी का भंडारण और संरक्षण का पारंपरिक तरीका है या प्रणाली है। ठीक है, तो ये सही है भाई। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। बावड़ियों में नीचे ज़मीन में कई मंजिल तक जाती हैं। जो बावड़ी में सीढ़ियाँ लगी होती हैं, वो ज़मीन में कई मंजिल नीचे तक जाती हैं, ये भी सही है। बावड़ियों में केवल एक ही सीढ़ी होती है, नहीं, ये गलत है। बावड़ियों में आपने इमेज भी देखा होगा। एक मिनट रुकिए, हम इमेज भी आपको दिखाई दे। ये आपकी बावड़ी है, आप देख सकते हैं। ये बावड़ी जो है, देखिए, अब थोड़ा-सा अब अगर बावड़ी वाला हमने चैप्टर खोला तो पढ़ भी लेते हैं बावड़ी के बारे में। तो बावड़ियाँ जो होती हैं क्यों बनाई जाती थी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए कई जगहों पर बहुत ही सुंदर-सुंदर बावड़ियाँ बनाई जाती थी। लोगों का मानना ये था कि जो प्यासे यात्री होते हैं, इनको पानी पिलाना बहुत ही मतलब उपकार, मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि बहुत अच्छा काम मानते थे लोग। तो इसीलिए क्या करते थे, ये बावड़ियाँ बनाते थे जगह-जगह पर। ठीक है? इनका उपयोग सामुदायिक स्रोत के रूप में किया जाता है। नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने के अलग-अलग रास्ते होते हैं, जिससे वहाँ कभी भीड़ नहीं लगती थी और लोगों को परेशानी नहीं होती थी। आप देख लीजिए, इतना ऊपर यहाँ है, यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है? यहाँ आप खड़े हैं, आपको पानी यहाँ लेने आना, तो कितना नीचे आना है, तो 2-3 मंजिला नीचे उतरना ही है। तो ये भी आपका सही है। ये बावड़ी का इमेज है, आप देख सकते हैं। और अगर अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, एक हमने पढ़ा था जोहड़। तो जोहड़ का भी इमेज इसी में है। एक सेकंड रुकिए आप, ये रहा जोहड़। तो ये इमेज जो है, ये जोहड़ का है, आप देख सकते हैं। ये जो है, ये गोलाकार बना हुआ है और ये जो इसमें ये जो बना हुआ किनारे-किनारे ऊपर उठा-उठा मेढ़ जिसको बोलेंगे, तो ये मिट्टी का बना होता है। इसमें सीमेंट का यूज़ नहीं किया जाएगा और इसके चारों तरफ वृक्ष लगे होते हैं, ढालू जगहों पर बनाया जाता है। ठीक है? तो ये बावड़ी हो गई, सॉरी जोहड़ हो गया। जोहड़ और बावड़ी हमने दोनों ही आपको दिखा दिया है। आगे तो हमारा क्या है क्वेश्चन इसमें? तो इसमें कहा गया है कि केवल एक सीढ़ी होती, नहीं, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। तो किस ऑप्शन में है? तो इसमें डी दिया गया है। जिसमें डी हो उसको भाई हटा दीजिए, क्योंकि हमें सही कथन चुनना है। ठीक है? डी इसमें भी है, इसमें भी है, केवल एक है, तो वैसे ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब एक छोटी सी पहेली आपकी आ गई है। पहेली क्या है? चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं।
ठीक है, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं, ये है आपकी पहेली। ये आपकी क्या है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली। मतलब चोंच कैसी है, जैसे सुई, सिलने वाली जो सुई होती है उसकी तरह। पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो ये आप इमेज देख सकते हैं कि ये देखिए ये क्या कर रही है, पत्तों को सिल रही है, दो पत्तों को आपस में सिल रही है। ये चिड़िया है, और ये चिड़िया पूछ रही मेरा नाम क्या है। पहला है कलचिड़ी, दूसरा है दर्जन चिड़िया, और तीसरा है गौरैया, और चौथा है फाख्ता। तो जैसा काम वैसा नाम। दर्जी क्या करता है, कपड़े सिलता है, और दर्जन चिड़िया क्या करती है, दो पत्तों के सिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इमेज भी देख सकते हैं, यह है दर्जन चिड़िया। अब हाथी के बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा गया है। तो हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है, या बहुत कम आराम करते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी पत्तियां व झाड़ियां खा लेता है। डाटा देखते रहिएगा। इन्हें पानी व कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। सही है, क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। जब इनके जो शरीर की चमड़ी होती है बहुत मोटी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इनको पानी और कीचड़ में खेलते हैं तो इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से इनको राहत मिलती है। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो बुजुर्ग हथनी होती है वो सारे झुंड के सारे फैसले लेती है, मतलब वही नेता होती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है कि 200 केजी कहा गया, यहाँ पर है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 100 केजी होगा। क्या होगा, 100 केजी से ज़्यादा। ठीक है, मतलब 200 केजी नहीं, अगर यहाँ हो तो 100 केजी से ज़्यादा पत्तियाँ खाती है तो सही हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है यहाँ पर। ठीक, तो अब जिस ऑप्शन में बी ना हो वही हमारा सही हो जाएगा। देखिए पहले में बी है, ये भी गलत, दूसरे में बी है, इसमें गलत, तीसरे में भी बी है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं घर के बारे में, और आज का हमारा ये है लास्ट क्वेश्चन। घर की विशेषता इसमें दी गई है। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि मनाली के घर की छत ढालूदार और ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो विशेषता इसमें आधी तो सही है, ढालूदार छत, लेकिन यहाँ जो ऊंचे ऊंचे बांस के खंभों पर इन्होंने बात की है ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो विशेषता है ऊंचे ऊंचे बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, ये असम के घर होते हैं। असम के जो घर होते हैं ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, और वहाँ के घर जो होते हैं पूरे लकड़ी के ही बने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और मनाली के जो घर होते हैं ये जो छतें यहाँ इनकी होती है ढालूदार होती है, क्योंकि वहाँ पर मनाली में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़बारी भी होती है। तो जब छतें ढालूदार होंगी तो जो बर्फ़ गिरती है वो आसानी से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, और उनको हटाने में भी दिक्कत नहीं होती है। दूसरा कथन है कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर हमारा जो कथन दूसरा कथन है वो सही है, लेकिन जो पहला कथन है वो गलत है। तो अब हमें देखना है कि बी वाला जो है कथन बी है वो गलत है, सॉरी सही है, और कथन बी सही है, कथन ये गलत है। ठीक है, अब किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन कहा गया है कि ये कथन ये गलत है, बी सही है। हाँ, ये गलत है, बी सही है। दूसरा है ये सही है, तो ये नहीं सही, ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, गलत, ये और बी दोनों गलत हैं, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या करें, एक छोटा सा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।